वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपको पर्ल के वाइवा के बारे में गाइड करूँगी। लास्ट टाइम जब मैंने 2 वाइवास के बारे में बताया था तो बच्चों ने कहा कि आप भी थोड़ा डिटेल से बताएं, हमें समझ नहीं आई। तो आज मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगी आपने कि वाइवा में जाना कैसे है, वहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या होता है, हर चीज़ के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक मैनर से। आपकी ड्रेसिंग सेंस, अगर तो आप एक नॉर्मल ड्रेसिंग करते हैं, जैसे सारी बात आपने यूनिफॉर्म में ही जाना है। अगर आप खाली राउंडर पहनते हैं तो आपको चाहिए कि एक मास्क लगा लें। नेसेसरी चीज़ों में आपके पास वॉच होनी चाहिए, आपके पास पाउच होना चाहिए, उसमें आपकी आईडी कार्ड होना चाहिए, रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए और 2-3 पेंसिल्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपके पास कुछ भी नहीं होना चाहिए। हल्का सा परफ्यूम लगा लीजिएगा अगर आप यूज़ करती हैं तो। अगर आप मेकअप की तरफ जाती हैं तो आपको हल्का सा मेकअप करना है, लाइट सा, कोई ज़्यादा आईलाइनर नहीं, बेस बिल्कुल भी तेज़ नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल मिनिमल सा आपने बिल्कुल मेकअप करके जाना है। अगर आप नकाब करती हैं, हिजाब करती हैं तो आपने डिसेंट सा हिजाब करना है, प्यारा सा। मैं प्रेफर करूँगी कि आप अपने फेस से मास्क मत उतारें, क्योंकि सम टाइम जब हमने पिछला अपना फर्स्ट सेमेस्टर का वाइवा दिया था तो जो वहाँ की इन्विजिलेटर्स थी ना, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया था। कभी किसी बच्चे की स्किन पे बात की थी, कि कभी किसी बच्चे के लिप्स पे बात की थी, कभी किसी बच्चे की शूज़ पे बात किए थे, कभी यूनिफॉर्म पे बात की थी। तो अगर अभी हम उस टाइम पे हमारे जो कॉलेज वाले थे ना, उन्होंने हमें प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया था। तो अगर आपको भी प्रॉपर यूनिफॉर्म प्रोवाइड नहीं ना किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप भी अवॉइड करेंगे ये सारी चीज़ें और बस मास्क लगा के अच्छे से तैयार होकर चले जाएं। आपने पहले जाते ही रूम में एंटर होना है। वहाँ जाके आपने जाते ही खुद ही बैठ जाना नहीं होता। आपने जाके जहाँ आपका एक चेयर होगी वहाँ जाके खड़े हो जाना है। सलाम देना जाके इन्विजिलेटर को, उसको इजाज़त लेनी है कि क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। अगर वो आपसे कहे कि बैठ जाओ तो बैठ देनी। एक पेंसिल आपने ब्लू कलर की अपने हाथ में रखनी है। वहाँ पे अटेंडेंस होती है तो आपने अपना वहाँ पे साइन करने होते हैं, रोल नंबर बताना होता है और वहाँ पे रोल नंबर के आगे आपने साइन करने होते हैं। नेल जो है आपके लंबे नहीं होने चाहिए। अगर आपने लंबे नेल रखे हैं तो अपने जो हाथ हैं वो बेंच के ऊपर नहीं रखने, आपने बेंच से नीचे ही रखने हैं। आपके हाथ में वॉच होनी चाहिए और हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए, कहीं से कोई गंद वगैरह ना लगा हो या पेंसिल या मार्कर के निशान वगैरह उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। साथ साथ अगर हमारे कॉलेज में ऐसा था कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को इकट्ठे लेके जाते थे। अगर मॉर्निंग इवनिंग को इकट्ठे लेके जाते हैं तो मॉर्निंग का वाइवा 8 बजे से 11 बजे तक होता है और जो इवनिंग होती है उसका वाइवा 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक होता है। तो अगर आप इकट्ठे जाते हैं तो वो जो इवनिंग के बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि अपने साथ हल्का फुल्का परफ्यूम रख लें और अपने कपड़ों को ख्याल रखें। उसमें ज़्यादा बल नहीं होने चाहिए और वहाँ पर मोबाइल वगैरह तो कुछ भी अलाउ नहीं होता, तो इस लिहाज से अपनी तैयारी करके जाएँ। बात करते हैं वाइवास की। वाइवास होते हैं 3 दिन, मंडे पहला, दूसरा, तीसरा दिन। जो पहले दिन बच्चे जाते हैं ना, उनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना और उसके जितने भी जवाब होते हैं ना, वो सारे प्योर फॉर्म में होते हैं। अगर आप पहले दिन जा रहे हैं ना तो आपने अपने कंटेंट के हिसाब से सारे के सारे जितने भी हैं क्वेश्चन वो उनका प्योरली जवाब देना है। अगर आपका सेकेंड डे वाइवा है ना, तब तक आपको पहले दिन पता चल जाएगा कि पहले दिन बच्चों ने क्या सुनाया था। ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि वैसा ही अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो उसी बात को रिपीट कर देते हैं। आपने ये बात को अवॉइड करना है। अगर आपका दूसरे दिन वाइवा है ना तो आपको पता चल जाएगा कि कल ये क्वेश्चन हुए थे, बच्चों ने ऐसे ऐसे जवाब दिए। आपने अपने जवाब को मॉडिफाई करने की कोशिश करनी है और कैसे करनी है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। आपका लास्ट डे वाइवा है। लास्ट डे वाइवा होता है तो वो रैप अप करने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, पहले 2 दिन हो गए, बहुत वाइवाज हो चुके हैं, थक गए हैं, तो जैसा मर्जी सुनाओ, निकलने की कोशिश करते हैं। तो उस लिहाज से आपने अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत से अच्छा वाइवा देना है, जो पहले 2 दिनों में उन्होंने ना सुना हो, वरना वो थक जाती हैं कि लो पहले दिन भी यही जवाब दिया बच्चों ने, दूसरे दिन भी यही दिया, तीसरे दिन भी। तो वो आपको जो एवरेज लाइन की नंबर होते हैं ना उसमें से ही देती हैं, आप चाहे सुना के आओ चाहे ना सुना के आओ। वाइवा के क्वेश्चन की पर्ल के क्वेश्चन कहते हैं। पर्ल के 4 स्टेशंस बने होते हैं, 3 के ऊपर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन लगे होते हैं। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे आपकी पहली 3 स्किल है जिसमें कम्युनिकेशन है, पंचुअलिटी है, पर्सनल स्ट्रेंथ और वीकनेस है। इन ऑब्जेक्टिव तो मेजर है, आप सब ने इसके ऊपर अपने वो भी लिखे होंगे, रिफ्लेक्टिव लॉग भी लिखे होंगे, पोर्टफोलियोज भी तैयार किए होंगे। लेकिन जो साइबर बुलिंग, हरासमेंट और सेक्स टेक्सटिंग है, इसके आप लोगों ने नहीं लिखे होंगे क्योंकि हमारी मैम ने नहीं लिखवाए थे। अगर आपको लिखवा दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसमें हमारे पास जो होती है ना फ्लेक्सिबिलिटी और हाँ एक आपकी ये वाली स्किल है रूटीन, प्रैक्टिस और रिफ्लेक्शन वगैरह, लर्निंग, ट्रैकिंग और गोल्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन आते किससे हैं। सबसे पहले आपको आएगा क्वेश्चन कम्युनिकेशन में से। हमें जो आया था क्वेश्चन वो आया था सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आया था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपकी दोस्त है, उसकी सालगिरह है।
आपने उसको बर्थडे विश करनी है तो आप कैसे करोगे, ये हमारा आया था कम्युनिकेशन में से। और आपने बताना है कि आप वर्बली कैसे करोगे, नॉन वर्बली। अब हमारी क्लास ने क्या जवाब दिया, सबने कहा कि अगर हमने नॉन वर्बली करना है तो हम उसको गले मिलेंगे, और अगर हमने उसको वर्बली करना है तो हम बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। कुछ ने कहा कि हम उसको उठ के गले मिलेंगे, कुछ ने कहा कि मैं फ्लावर चॉकलेट्स वगैरह भेजूँगी, और इवन कि एक बच्ची ने ये भी कह दिया था कि हम लोग हंसते गाते जाएंगे, उसके लिए पार्टी करेंगे। तो एग्जामिनर थी ना, उसने ये कहा था कि अच्छा मुझे गले मिल के दिखाओ। उसने ऑन दी स्पॉट खड़े होके स्टूडेंट ने उसको गले मिल के एज अ फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मतलब आपको सिचुएशन दी जाएगी, आपने बताना है। अब आप कैसे बताओगे कि आपने वर्बली करना है या नॉन वर्बली। उसमें आप अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो ना तो आपने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बताना है। आपने अपनी जो अपने उसमें लिखा हुआ है पोर्टफोलियो में कि मैंने कैसे इसको रिपीट करना है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्बली और नॉन वर्बली। नॉन वर्बल में आपने पढ़ा है कि गेस्चर से होता है, आई कांटेक्ट से होता है, हैंड मूवमेंट से होता है, तो आपने वैसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। अब दूसरा सिनेरियो हमारे पास क्या था, दूसरा सिनेरियो था कि आपके जो क्लास वाले उसकी पिक्चर्स हो चुके हैं लीक। अब वो पिक्चर लीक हो गई हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रही है, आप उसको कैसे कंफर्ट करोगे, तो आप उस पर क्या करोगे। अब हमारी क्लास ने अलग अलग जवाब दिया, तो हमें इन्विजिलेटर ने गाइड किया था कि आपने यह बताना है कि सबसे पहले मैं इसको कंफर्ट करूँगी, उसके बाद मैं अपने सीआर को बताऊँगी, सीआर टीचर को बताएगी, टीचर प्रिंसिपल को बताएगी, और प्रिंसिपल जाके आगे एक्शन लेगी। ये एक बेसिक मैनर है। अगर कि कोई भी ऐसा सीन हो जाए कि किसी की भी कोई चीज़ लीक वगैरह हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमारे पास पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, जैसे वो आपकी हमारी क्लास वालों थी जिसकी पिक्चर लीक हुई है, तो पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है ना। ऐसा कोई भी सिनेरियो आता है जिसमें आप पब्लिकली इन्वॉल्व हों, तो फिर आपने यही करना है कि हम पहले जाएंगे, टीचर को बताएंगे, सीआर को बताएंगे, सीआर टीचर को बताएगी, और प्रिंसिपल खुद एक्शन लेंगे, हम खुद से कोई नहीं। अब रिसेंटली जो से प्रोटेस्ट हुए हैं या ऐसी जितनी भी चीज़ें हुई हैं, तो उसमें हमारे कॉलेज ने भी यही कहा था कि हम खुद एक्शन लेंगे। आपने एक्शन क्यों लिया, तो आपने से कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे जो पब्लिकली हो, तो आपने सीधा ऐसे ही जवाब देना है कि नहीं, हम पहले सीआर को बताएंगे, टीचर प्रिंसिपल, हमारे कॉलेज इस चीज़ को हैंडल करेगा। हमारे पास सिनेरियो था, उसमें उन्होंने बताया था कि आपने मिड टर्म के पेपर दिए हैं और आपका जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है, और अब आपके पास फाइनल के लिए 1 महीना है, तो आप उसको कैसे तैयारी करोगे। तो ये तैयारी का ये तरीका होता है कि मैं अपना स्केड्यूल सेट करूँगी, अपना टेस्ट सेशन बनाऊँगी, अकेडमीज ज्वाइन करूँगी। इसमें दरअसल आपकी जो है गोल सेटिंग के बारे में उन्होंने पूछा है कि आप कैसे अपने आप को गोल सेट करोगे और फ्लेक्सिबल कैसे होगे। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप नए नए हॉस्टल में शिफ्ट हुए हो, आपकी पढ़ाई पे बहुत फ़र्क पड़ा है, तो आप क्या करोगे। वो फ्लेक्सिबिलिटी में आता है, अडोप्टेबिलिटी में आता है। रिसेंटली सेकंड सेमेस्टर के वाइवा में हमसे पूछा गया था कि आप ये स्किल पढ़ें, ये सिनेरियो पढ़ें और हमें बताएं ये कौन सी स्किल में से आया। और मेरी बात याद रखिएगा, ये कम्युनिकेशंस आपकी स्किल है, इसके अंदर जो आगे चीज़ें हैं जैसे वर्बल नॉन वर्बल हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, पंक्चुअलिटी हो गया, ये हमारे पास उसके सब पार्ट हैं। मेजर स्किल आपके पास क्या है, कम्युनिकेशन। 3 हो गए। जो कौन सा टेबल होता है ना उसके ऊपर हमसे पूछा जाता है जो हमारे पोर्टफोलियो में लिखा होता है। उनका पोर्टफोलियो में सिर्फ उनका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है ना, फेवरेट होता है ना, वो होता है चौथा टेबल। उसमें आपके पोर्टफोलियो से सुनते हैं पोर्टफोलियो क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसकी फुल एब्रीवेशन क्या है, रिफ्लेक्टिव लॉ क्या है, उसके कंपोनेंट, रिफ्लेक्टिव लॉ के कंपोनेंट्स क्या है, हम पर्ल की फुल फॉर्म क्या है, पर्ल को नर्सिंग में क्यों लाया गया है, पर्ल से आपकी ज़िंदगी में क्या फ़ायदा आएगा। यहाँ के सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। और ये बात स्किल और उसकी सब स्किल के बारे में आपने अच्छे से याद करके जाना कि स्किल या सब स्किल क्या होती है। और सिनेरियो पढ़ के वो आपसे ज़रूर पूछेंगे ये किस में आता है। सारे बच्चे कहेंगे पंचुअलिटी। पंचुअलिटी आगे किस स्किल में आती है वो स्किल आपने बतानी। और अगर आप पहली बार ही जाके बता देंगे तो आपका इंप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ टिप्स जो आपके वाइवा में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सबसे पहले किसी भी वाइवा में जाने से पहले F1 का हो, पर्ल का हो, बायोफिजिक्स का हो, तो आपने इंटरव्यू की स्किल देख के जानी है। और कैसे देखनी है, अपने मोबाइल पे जाना है इंटरव्यू के लिए। मैं आपको बताऊँ, मेरा जब पहला सेमेस्टर का वाइवा हुआ था ना उसमें मेरी 82 परसेंटेज है, और जो मेरा अब का वाइवा हुआ है उसमें 85% है, और मेरी डिस्टिंक्शन है पूरा 4 GPA। कैसे मैंने वो GPA इम्प्रूव किया, एक आपने इंग्लिश के वर्ड्स बहुत ज़्यादा बोलने, वो भी जो आपको क्लियरली आते हो। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको मैनर बताए हैं जाने के, सलाम करने के, आपने वो सारे वैसे ही फॉलो करने हैं। तीसरी बात, आप
आपने अपनी आइज़ की जो मूवमेंट है ना, वो बिल्कुल ही एग्जामिनर के माथे पे रखनी है। आँखें वहाँ से उठानी ही नहीं है। ऐसे लगता है कॉन्फिडेंस। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि आपने मास्क लगा के रखना है। अंदर आप डर रहे हो, आपकी ज़ुबान या होंठ काँप रहे हो, लेकिन वो सिर्फ उस टाइम आपकी आँखें पढ़ सकती है, और आपकी आँखें सिर्फ उसके माथे पे होनी चाहिए, ताकि उसको लगे कि आप मेरी आँखों में आँखें डाल के बातें कर रहे हो। आपने हाथ हमेशा टेबल के नीचे रखने हैं, ताकि अगर आप काँप रहे हो तो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो अपने हाथ ऊपर रखो। सेकंड नंबर टिप, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता ये मत बोलो कि सॉरी मुझे आता नहीं। इससे बोलो, उसको ऐसे लगता है कि आपने पढ़ा नहीं। आप उसको ऐसे बोलो कि मुझे अभी ये याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। या फिर आप ये कह सकते हो कि मैंने इससे रिलेटेड पढ़ा हुआ है, जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं मुझे ये नहीं आता। आप लोग जब लाइन में खड़े होते हैं, वो आपको पहले ही 5-5 बच्चों को आगे कर देते हैं, या जब आप एक ही कमरे में 4 टेबल होते हैं और रोटेट हो रहते हैं, कभी भी किसी बच्चे से पूछने की कोशिश नहीं करनी। अगर वो आपको कोई भी वहाँ पे टीचर खड़ा देख रहा है, या जहाँ आप खड़े हैं वहीं वहाँ पे कुछ भी हो रहा है, कोई भी टीचर खड़ी है, उनसे पूछने की कोशिश मत करना। झांकने की या देखने की बिल्कुल कोशिश ना करना। वो ऐसे समझते हैं कि ये बच्चा पहले से चीटिंग करना चाह रहा है, इसको नहीं आता। ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। और जब उनके पास आपने जाना है, हाँफना नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स आराम से बात करनी है। जितनी डेफिनेशन आपके पोर्टफोलियो में, वो सारी आपने याद करके जानी है। ज़रूरी नहीं है कि वर्ड टू वर्ड वही हो, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक और ज़रूरी बात, जब वो आपको बुलाते हैं ना कि आप मतलब आप बैठे हैं, वो कहेंगे कि आप इसको पढ़ें, सिनेरियो को पढ़ें। जब आप उस सिनेरियो को पढ़ोगे ना, तो आपने खुद से जवाब देना नहीं शुरू कर देना कि इसमें ये लिखा है, ये इसकी लफला। चुप करके बैठ जाना, पढ़ के उसको कहना जी मैम मैंने पढ़ लिया। जब वो आपसे सवाल पूछे, आपने तभी जवाब देना है, वरना उसको लगता है कि ये तो रट्टा मार के आई हुई है। इन चीज़ों का आपने ख़ास क्या रखना है, ये आपको कोई बताता नहीं है कि आप नर्सिंग में क्या लेने आए हो, नर्सिंग ही क्यों करना चाहते हो। तो आपने ये नहीं करना मैं स्टाइपेंड के लिए आई थी, या मेरा शौक़ है इंसानियत की खिदमत। ऐसा नहीं है। जो मेरी नज़र में मुझे बेस्ट जवाब लगता है, जो मैंने दिया था, वो ये था कि नर्सिंग एक कंप्लीट ऐसी फील्ड है जिसमें इंसान हर तरह के एक्सपीरियंस ले सकता है। सोशलाइज ले सकता है, एजुकेशनल ले सकता है, फिज़िकल ले सकता है, मेंटली ले सकता है। अब बाकी फील्ड्स में देखें, आपको वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो सोशलाइज भी हो जाता है, किताबें पढ़ते हैं तो अब नॉलेज भी हो जाता है, मेंटली भी आप इल्म हासिल कर रहे होते हैं, फिज़िकली भी आप वार्ड में वर्क कर रहे होते हैं। तो एक इंसान की बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, वो सारे इस फील्ड में आके एक्टिव हो जाते हैं। तो आपने ऐसे क्रिएटिव क्वेश्चन देने। दूसरी बात, अगर वो आपसे पूछे ना कि आप अपने टाइम को मैनेज कैसे करती हैं, ये गोल्स कैसे अचीव करती हैं, या मतलब आपने अपना स्टडी शेड्यूल के बारे में आपसे पूछना चाहें, तो आपने ना 3-4 वेबसाइट्स हैं या ऐप्स हैं जिनका नाम बता देना है। उसमें है नोशन, जो कि मैं आपको बता देती हूँ, वो इस्तेमाल की जाती है नोट्स बनाने के लिए, और आप अगर चाहें तो उसको डाउनलोड करके यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऐप है स्टडी बनी के नाम से, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें वो बहुत अच्छी है, वो आपकी हैबिट्स को ट्रैक करती है। वो टाइमर लगा के आप इसमें पढ़ सकते हो, उसमें नोट्स बना सकते हो। फ्लैश कार्ड है और उसके लिए इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। आपने जो बोलना है सच बोलना है, और ज़्यादातर अगर कोई आप क्वेश्चन आपको ख़ास तौर पे इवनिंग के बच्चे, अगर वो आपको आके बताते भी है ना कि ये क्वेश्चन है, तो आपने उसके अल्टरनेटिव जवाब सोच के जाने हैं। ऐसे जवाब सोच के जाने हैं जो रियल में इस वक्त काम कर रहे हों, और वो आपकी फील्ड से भी रिलेटेड हों। और ज़्यादातर अगर आपसे कोई ऐसे पूछने की कोशिश करे, तो आपने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को ज़रूर बताना है। फिर आपको ऐसे लगता है कि बच्चा बहुत ओबीडियंट है, बहुत अच्छा ऑब्जर्व करता है और ग्रो कर रहा है। अगर आप छपे छपाए क्वेश्चन मारोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक और चीज़ है, मैं आपको बताना भूल गई। अगर आपने अपना जो पोर्टफोलियो प्रिंटेड फॉर्म में बनाया है ना, फिर तो आप गए, क्योंकि वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हैंडमेड बनाओ। और अगर आपने हैंडमेड बनाया है तो आप कोशिश करें कि उसमें 2-4 पेज प्रिंटेड के लगा लें। और अगर आपने सारा ही प्रिंट करवाया, तो उसमें जो आपने थैंक यू एंड पे स्लाइड्स आते हैं उनको निकाल दें। और जो उसमें थोड़े बहुत रिफ्लेक्टिव लोग हैं ना, वो हैंडमेड होने चाहिए। और इसके अलावा 2-4 पिक्चर्स और फ्रंट के पेज, मतलब 4-5 पेज आप उसमें हैंड रिटन ज़रूर लगाएं, वरना वो फिर मसला खड़ा कर देते हैं।